Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी 3-4 दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, हमारी टीम और हम लोग जो है वेकेशन पे गए हुए थे, वापस आ चुके हैं। क्लासेस जो हैं अब प्रॉपर वापस आज से शुरू हो चुकी हैं एंड आज से द हिंदू जो है मैं प्रोबेबली डेली कोशिश करूंगा कि 8 AM से पहले ही आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सिमिलर है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे भी अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन न्यूज में है तो पता होना चाहिए। तो यार एडिटोरियल की हम बात करें तो 2 आर्टिकल हमें यहाँ पे देखने हैं, एक तो कार्ड बिफोर द हॉर्स एंड एक ग्रोथ एंड वेलफेयर, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे देखिए आया हुआ है श्रीलंका के बारे में जो कि न्यूज में भी है, तो थोड़ा सा वहां से कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला एक आर्टिकल है कार्ड बिफोर द हॉर्स। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ना, ये बेसिकली बात करता है कि बेल जो हमारे देश में चल रही है, बेल देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक अलग कानून आना चाहिए। जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना कि आपको पता होगा कि काफ़ी बार हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी ये अलग अलग वर्डिट्स के थ्रू कहने की कोशिश करती है कि बेल जो है ना वो दी जाए और जो सज़ा दी जाती है उसको इस तरीके से ना रखा जाए। जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वो ये ना सोचें कि आपका काम है सजा देना, आपका काम है बेल देना, ये आप सोच के चलिए। ऐसा काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था। अभी फिलहाल जो मामला है ना वो सिंपल, आपको पता है कि आर्ट न्यूज़ के जो फाउंडर हैं आई थिंक उनसे उनके रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए 2 रिसेंट प्रोनाउंसमेंट देखी है, एक तो पहली जुडिशियल ऑर्डर आया है और एक पब्लिक स्पीच आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिसने काफ़ी सारा अटेंशन मोड़ा है बेल लॉ के जो ऑपरेट होते हैं इंडिया के अंदर। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच भी दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारी लोअर कोर्ट्स है ना वो बेल देने पे ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ सजा देने के। एक केस है सुप्रीम कोर्ट का सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि जो प्रॉपर प्रोसेस होती है ना वो ये होती है कि बेल दी जाए और अर्ली बेल भी लाई जाए। मतलब इसमें ये कहा था कि एक्सपेंड द स्कोप फॉर द ग्रांट ऑफ अर्ली बेल टू दोज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट कॉज। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपने देखी। While the Supreme Court in Satyendra Kumar Lentil versus CBI has sought to expand the scope for the grant of early bail to those arrested without sufficient cause, the CJI NV Ramanna has bemoaned the injury to personal liberty caused by hasty arrest, hurdles in the way of releasing suspects on bail, and then prolonged incarceration of those under trial. तो ये हमने अभी 2 ऐसे मामले देखे जो काफ़ी ज़्यादा इस मामले को फिर से सबके सामने लाते हैं और क्यों दिखाते हैं कि बेल लॉ जो है ना हमारे देश में रेगुलेट होनी चाहिए प्रॉपरली। एक यहाँ पे ये भी है, अभी देखिए जो राइटर है फिर वो क्रिटिसाइज करेंगे, देखो एक तरफ तो कोर्ट कह रही है बेल देना चाहिए और अभी जो जुबैर जी हैं उनको बेल तो दी गई लेकिन प्रॉपर वो जेल से रिहा नहीं हो पाए। सिर्फ यूपी के केसेस के लिए बेल दी गई, दिल्ली में जो केस फाइल था उसके लिए दी नहीं गई। तो उसको फिर यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा सा 2 पक्षी बातें कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने जाना इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। इसके अलावा देखिए और भी इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एससीओ के बारे में। ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देखते हैं। पहले तो जान लो, देखो ईरान एंड बेलारूस जो है ना कुड सून बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ चाइना एंड रशिया बैक्ड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एससीओ का हेडक्वार्टर होता है बीजिंग में, ध्यान रखना। अभी समरकंद समिट होने वाली है सितंबर में, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान एंड बेलारूस कुड बी द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये 2 नाम ध्यान रखना, ईरान एंड बेलारूस। अब थोड़ा सा मैप देख लो, तो गाइस देखिए ये तो आपका बेलारूस है और ईरान जो है आपका वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये एससीओ के पार्ट जल्द से जल्द बन सकते हैं, ऐसा भी चल रहा है। थोड़ा सा एससीओ के बारे में जानो। तो एससीओ क्या है? इट्स एन परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोशियन पॉलिटिकल, यूरेशियन मतलब यूरोप प्लस एशिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। 2001 में ये क्रिएट करी गई थी। एससीओ का चार्टर जो है 2002 में साइन हुआ था और फोर्स में आया था 2003 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जेनेसिस जानते हैं एससीओ का।
तो एससीओ 2001 से पहले ना कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान इसके मेंबर थे, जिनको शंघाई 5 बोला जाता था। 1996 में ये इमर्ज हुआ था, जब सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हुई कंट्रीज ने बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए चाइना की मदद मांगी थी, और वहां पे ये फॉर्म हुआ था। फिर क्या हुआ, आज उज्बेकिस्तान जो है ना 2001 में इसमें इंक्लूड होता है, और उसके बाद शंघाई 5 से इसका नाम एससीओ हो जाता है। इंडिया इन पाकिस्तान वाज द न्यूएस्ट मेंबर 2017 में। वैसे तो देखो रशिया इंडिया को जोड़ना चाह रहा था, तब चाइना पाकिस्तान को जोड़ दिया था, तो 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ एससीओ। और 17 सितंबर 2021 को ईरान को भी अनाउंस किया गया था एससीओ के अंदर कि फुल मेंबर बन जाएगा, पर पूरी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये समरकांड वाला समिट होने वाला है, इसमें ईरान एंड बेलारूस को परमानेंट मेंबर की तरह देखा जाएगा या फिर घोषित कर दिया। ऑल देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन जो ईरान को अभी फॉलो करनी है। मेंबरशिप देख लो तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान लिखा हुआ है लेकिन अभी फुल फ्लेज नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है आपका एससीओ का, तो 4 इसमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती हैं। पहला है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। इसमें क्या होता है, देखो आपके जो प्राइम मिनिस्टर और ये लीडर्स होते हैं, ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, तो ये क्या होता है, अप्रूव्स द बजट, कंसीडर एंड डिसाइड अपॉन इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ इंटरेक्शन विद इन एससीओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो वो जाके आपस में मिलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक है रेट्स। इस पे काफी क्वेश्चन आ जाता है कि रेट्स इसमें से किसका पार्ट है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ एससीओ। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रेट्स इज ए सब पार्ट ऑफ एससीओ, जिसका मेन पर्पस है टेररिज्म को कॉम्बैट करना, ठीक है, और उसी के लिए ये जो है रेट्स जो है एससीओ के अंदर काम करता है। तो ये बेसिक चीज थी स्ट्रक्चर के बारे में रिगार्डिंग ये। एससीओ का सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एससीओ की वो रशिया एंड चाइना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया एंड चाइना 2 मेजर कंट्रीज हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं, और इसीलिए जब ये एससीओ फॉर्म हुआ था इन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें डाल दी थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने एससीओ के बारे में समझा, जाना, एंड आई होप आपको समझ में भी आया हो। द पाकिस्तान एंड आईएमएफ टॉक्स, तो ये देखो न्यूज ऐसा कुछ है नहीं जो डिस्कस करना है, आप लोग ऑलरेडी ये सारी चीजें जानते हो, और ये काफी समय से न्यूज में भी थी। 39 मंथ के आसपास हो चुका है जब से पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में बातचीत चल रही है। पाकिस्तान अभी बिल्कुल गरीबी की हालत में है, इकोनॉमिकली क्रैश कर सकती है वहाँ की इकोनॉमी कभी भी, और काफ़ी सारा फंड जो है वो अभी उठाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से, आपकी आईएमएफ से। इसीलिए पाकिस्तान अभी काफ़ी लाइन पे भी था, आपको पता होगा काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने सजा दे दी है जो टेररिस्ट के कैटेगरीज में थे। तो वो इसीलिए थे कि देखो क्या होता है ना, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में था ये। तो ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रे लिस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई कंट्री ना एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि भैया इस कंट्री को अगर आप फंड दोगे तो ये कंट्री इस फंड को टेररिज्म को प्रमोट करने में यूज कर सकती है। तो इसीलिए जब कोई कंट्री एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हो जाती है ना, तो उसको पैसा नहीं मिलता है। ऐसे ही एक ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट में अंतर क्या है, देखो ग्रे लिस्ट में तो उम्मीद है कि ये पैसा यूज करेंगे टेररिज्म को प्रमोट करने में, लेकिन ब्लैक लिस्ट में देयर इज श्योरिटी कि भैया ये पैसा इनको दोगे तो ये वही करने वाले हैं, तो मत दो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था ही, और उसके बाद इसको काफी समय से गरीबी में चल ही रहे हैं। चाइना इनको पैसा देते रहते थे बस, और उधार पे हमेशा चल रहा है पाकिस्तान, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी आईएमएफ से टाइप कर रहे हैं कुछ तरीके से पैसा मिल जाए जिससे ही कुछ समय के लिए इकोनॉमी जो है इनकी पटरी पे आए। तो लेट्स सी क्या होता है। अमिड 99% पोलिंग, मुर्मू बैक्स अ फ्यू अपोजिशन वोट्स। ये हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं वोट दे रहे थे। तो अभी काफ़ी सारे वोटिंग हुए हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। किस तरीके से पूरा प्रोसेस है, देखो मैंने अभी 4 आवर्स की वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए। जो 50% करंट अफेयर आपके दिसंबर में जो बच्चे पेपर देंगे उनका कवर हो जाएगा। उसमें प्रेसिडेंट के ऊपर वो पूरा एक टॉपिक है जो कवर किया गया है, तो आप वहां से उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आस्क यूपी नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट जुबेर विदाउट इट्स नोट। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार को ये कह दिया है कि मोहम्मद जुबैर के ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए पुलिस के द्वारा। अगर लिया जाएगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। अब आप में से कहेंगे कि सर अगर ये बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट भी लगा सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। ये बहुत ही दुखद खबर है कि मंकी पॉक्स के केसेस ना बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पहला भी केरला में देखने को मिला था और दूसरा भी आपका केरला में देखने को मिला है।
अब आप कहोगे सर केरला में इतने क्यों दिखते हैं, क्योंकि केरला के अंदर ना आपके जो सऊदी के आसपास की कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और रेमिटेंस भी हमें बहुत सारा मिलता है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा बाहर जाता है तो वहाँ से फिर वो पैसा जब भारत में भेजता है तो हमारी सरकार को उससे इनकम जनरेट होती है। तो अभी यहाँ पे ये है मामला कि भैया केरल के अंदर मंकी पॉक्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जो कि देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है। ला गेनेसेन स्वॉन इन एज बंगाल गवर्नर, तो एडिशनल चार्ज मिला है। मणिपुर के गवर्नर ये पहले भी थे। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं, नाम बताओ, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अभी नॉमिनेशन फाइल किया है। ठीक है, धीरकार साहब जो थे, तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो है गैनेसेन जी को जो है वेस्ट बंगाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है मणिपुर के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अगेंस्ट कर्नाटका एसीबी। आपको ये पूरा मामला याद होगा, हमने एक दिन डिस्कस किया था कि कर्नाटका की एसीबी के ऊपर जो है कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश जो है काफ़ी कठोर शब्दों में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हुए कुछ इन्होंने फैसले दिए थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान को भी टारगेट किया गया था, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा जो एक वर्डिक्ट आया था उसके अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भैया एक बेल का मामला था, उसमें इस तरीके का कमेंट एसीबी के ऊपर करना जो है वो इररिलेवेंट था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी यहाँ पे कही है। मैटर मैंने आपको पहले ही पूरा बताया हुआ है। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट से सुप्रीम कोर्ट। मैटर 2 वीक बाद के लिए लगा दिया गया है, देखते हैं क्या होता है। ये ऐसा क्यों हुआ था? देखो, ये कहा जा रहा था कि हमारे देश में माइनॉरिटी जो है ना, कुछ पर्टिकुलर लोग मतलब कम्युनिटीज को डाल दिया, जैसे मुस्लिम्स हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बट बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी भी है जो माइनॉरिटी में है, तो उनका क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तो कहा है कि हाँ स्टेट वाइज है, स्टेट डिपेंडेंट है, किसी स्टेट में कोई माइनॉरिटी हो सकता है, किसी स्टेट में कोई हो सकता है, और माइनॉरिटीज कैन क्लेम प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब 2 हफ्ते बाद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगा। पहला दिन पार्लियामेंट का था, फर्स्ट डे अमिट प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इन्फ्लेशन, अग्निपथ, जीएसटी के न्यू आइटम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों पे काफ़ी चर्चा हुई। देखो अभी ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, जीएसटी के भी जो नई स्लैब आई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का विषय है सभी के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं शॉपिंग करने गया था तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो जीएसटी बढ़ गया है इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। मतलब पैसा जो है ना चीज़ों के ऊपर काफ़ी बढ़ गया है। आपको पता है कि आप जो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हो जिसका आपको पता नहीं। जैसे कि कंप्यूटर मेरा एक दिन ख़राब था तो मदरबोर्ड मैं इसका चेंज करा रहा था, ठीक है, तो मदरबोर्ड पे आई थिंक मुझे जो याद आ रहा है 18% जीएसटी था या इससे ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं। तो मतलब आप सोचिए कि इतना इतना जीएसटी लग रहा है, और ये एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ज़्यादा ही है, नहीं मतलब मुश्किल है। मतलब इवन जो आप गरीब इंसान को सोचो वो कभी कंप्यूटर बनवाने जाए तो कभी जा ही नहीं पाएगा। तो समस्या तो है भाई, महंगाई तो बढ़ रही है, कंट्रोल तो लाना पड़ेगा, लेकिन कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि अभी सरकार के भी कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें चल रही हैं ना, जैसे रशिया यूक्रेन हो गया या और भी चीज़ें हो गई, तो आप भारत के पड़ोसी देशों को उठा के देख लो, सब अभी कंगाली पे चल रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी ऐसे ही है। तो इंडिया ने तब भी अपनी पोजीशन काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रखी है और चीज़ें मेंटेन है, लेकिन तब भी काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, उससे तो नज़र नहीं हटाई जा सकती है। सिंगर गिटारिस्ट भूपेंद्र सिंह पासेज अवे, तो बहुत ही प्रसिद्ध जो है हमारे सिंगर थे, गिटारिस्ट थे भूपेंद्र सिंह, इनका भी देहांत हो गया है। तो ध्यान रखिएगा पर्सनैलिटीज़ में कभी 1 लाइन वाले जो एग्ज़ाम, जैसे लॉ एंट्रेंस में जो 1 लाइन टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी क्या हुआ है, रेनिल विक्रमसिंघे जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी है देश के अंदर, क्योंकि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन पूरा प्रॉपर कंडक्ट कराना चाहते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि जनता जो है प्रोटेस्ट कर सकती थी और फिर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। काफ़ी सारे लोग इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यूक्रेन कंटेंट, रशिया फाइन्स गूगल $360 मिलियन। गूगल को रशिया ने फाइन कर दिया है, कहा है कि भैया आपने जो है ना हमारे बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट्स पे डाल रखी है और वो हटा भी नहीं रहे हो। स्टोक्स टू रिटायर फ्रॉम ओडीआईज आफ्टर फर्स्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुडे। तो बेन स्टोक्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर इन आर मतलब इन वर्ल्ड, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं एज वेल एज बैट्समैन हैं। ये आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे, अभी तो पता नहीं कहाँ खेलेंगे क्या खेलेंगे।
अभी इन्होंने डिसाइड ये किया है कि मैं सिर्फ ओडीआई क्रिकेट से रिटायर लेता हूँ, मैं टेस्ट मैच और टी20 खेलूंगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, मतलब ये इनका डिसीजन था। आज का मैच इनका फाइनल है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में, उसके बाद ही विल रिटायर फ्रॉम ओडीआई। तो ये यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने देखी। लास्ट न्यूज़ हमने देखी स्टोक्स क्रिकेटर से रिलेटेड, रशिया ने फाइन किया है गूगल को। श्रीलंका की हमने एक न्यूज़ देखी, भूपेंद्र सिंह जी का देहांत हुआ है, ये जाना। पार्लियामेंट एडजर्न हो गई फर्स्ट डे। माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया इज स्टेट डिपेंडेंट से सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अगेंस्ट कर्नाटका एसीबी। ला गैनेसेन स्वान इन एज बंगाल गवर्नर। सेकेंड मंकी पॉक्स केस इन केरला। सुप्रीम कोर्ट आस्क यूपी नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट जुबेर विदाउट इट्स नोट। अमिड 99% पोलिंग, मुर्मू बैक्स अ फ्यू अपोजिशन वोटर्स। पाकिस्तान ने IMF वाला देखा, SCO के बारे में पूरा डिटेल से हमने समझा है। एंड हमने सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे जो देखा था रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जो अभी वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट नहीं कहेंगे, हमारे जो CJI के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी बेल से रिलेटेड, उसके ऊपर देखा है। ठीक है, तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आप हमारे क्लैट, एलेट, DULLB, NLSAT, क्लैट PG के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए, कोर्स का प्राइस देखिए, डेमो क्लासेस देखिए एंड इनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चलिए फिर आगे देखते हैं, पहले समझते हैं किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलता है। कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पौंडुचेरी जिसमें इंक्लूडेड है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं क्या वो वोट देते हैं? तो जवाब है नहीं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर या और भी बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट समय समय पे नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो या कहीं किसी और स्टेट असेंबली के अंदर कोई भी किसी को नॉमिनेट करके ला रहा है, तो उस तरीके के जो मेंबर्स हैं दे कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। तो हु कैन वोट? ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब किस तरीके से ये वोट का पूरा स्ट्रक्चर होता है ये हम महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझते हैं कि महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 में पूरा डिटेल है कि स्टेट का वोट जो है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले देखो, मानो कि महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस। तो 5041235 दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1971 सेंसस। महाराष्ट्र के अंदर एमएलए कितने हैं? 288। ठीक है, देखो आंकड़े जो है ना ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि भाई प्रोसेस क्या होती है, और क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सॉल्व कर लोगे। एमएलए जो है मान लो महाराष्ट्र में 288 है, तो अब क्या फॉर्मूला लगता है जिससे कि महाराष्ट्र के वोट्स की संख्या निकल के आती है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आपके एमएलएज हैं इनटू 1/1000। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया जिससे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज 175। ठीक है, अब टोटल जितने एमएलए हैं 288 इंटू 175 कर देंगे तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल जो वोटिंग काउंट होगा वो उतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो आप देखिए 175 इंटू 288 किया गया है, 50400 जो है महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने आया हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स क्या होता है? अब जैसे सारा कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 549474। यूपी में सबसे ज्यादा है 208 एंड सिक्किम में 7 है। इसीलिए देखो बीजेपी ने जो अपने बंदा नॉमिनेट किया है उनके ज्यादा चांसेस हैं प्रेसिडेंट बनने की, क्योंकि यूपी में उनकी सरकार है और जहां जहां पे मतलब मेजॉरिटी जगह पे देखा जाए तो उनकी सरकार है, तो वोट्स जो है ना ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा उनके पास रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट ईयर देखो क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने ना बीजेपी के बंदे को वोट नहीं दिया था, अगेंस्ट में दे दिया था। तो ऐसे कोई लोग निकल जाए, मतलब नीतीश कुमार मतलब उनकी पूरी जो पार्टी के लोग होंगे, तो इस तरीके की चीजें होने की संभावना अगर बनती है तो फिर सिन्हा साहब के भी चांसेस पूरे हैं। तो ये तो आपने समझा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। तो लोकसभा में मान लो 543 बंदे हैं, राज्यसभा में मान लो 233 बंदे हैं, टोटल एमपी की संख्या कैलकुलेट हो गई। अब एक बंदे की वैल्यू कैसे होगी? तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये हमने पीछे आंकड़ा देख लिया था, अपॉन इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एमपी जिसमें लोकसभा राज्यसभा को जोड़ दिया जाएगा, नॉमिनेटेड को एक्सक्लूड करके।
तो आपके सामने ये जो आएंगे ये आएंगे 708। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 708 जो है ना ये एक एमपी की वोट की वैल्यू है। अब 708 को 776 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो टोटल आंकड़ा है ये आपके देश के एमपीज के वोट का काउंट आ गया। और टोटल वोट्स कितना हो गया, आप स्टेट्स के जितने भी हैं टोटल उसका सम जोड़ दो, टोटल एमपीज के वोट्स का सम जोड़ दो, तो ये जो है ये टोटल वोट्स का आपके सामने आंकड़ा आ चुका है। इतनी चीजें क्लियर हुई। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर स्टेट असेंबली आउट ऑफ द फंक्शन है ना, स्टिल एमएलए कैन वोट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि किस तरीके से ये वोटिंग का सिस्टम होता है। हमने सुना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 लोगों की फोटो, एक में हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, दूसरे में आप देख सकते हैं विजय माल्या है, तीसरे में आप देख सकती हैं काजोल है, और चौथे में आपके सामने सलमान खान है। अब प्रेसिडेंट के वोट डलने हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी बंदा 50% प्लस वोट ले आता है, ही इज द विनर। अब देखो क्या होगा, जब कोई वोट डालने जाएगा ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोट होता है। इसमें क्या होता है ना, आपको एक वोट नहीं देना होता है, आपको जितने भी बंदे खड़े हैं ना उनका प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेट करना होता है। जैसे कि मान लो मैं वोट देने जा रहा हूं, तो मैंने लिखा पहले नंबर पे मेरे को कोविंद जी चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरे को सलमान भाई पसंद है, उनको मिलना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे काजोल बन जानी चाहिए, अगर ये सब नहीं बन पा रहे तब माल्या को बना दो। तो ये आपके सामने कुछ तरीका है जिसके थ्रू आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी होती है। हर बंदा अपनी प्रेफरेंस इस हिसाब से फिल करता है। अब मान लो देखो पहला चरण हुआ, वोट हुआ, इसमें निकल के आया कि कोविंद जी को मिले हैं 40%, सलमान भाई को मिले हैं 30%, काजोल बहन को मिले हैं 18% और माल्या को मिले हैं 12%। मैंने आपको क्या बताया था, 50% प्लस चाहिए अगर किसी को भी विनर निकलना है। तो यहां पे तो किसी के पास भी आंकड़ा नहीं है। अब क्या होगा, अब जो सबसे कम है कौन है, यहाँ पे माल्या जी हैं, इनको बाहर कर दो। तो इनके जो 12% वोटर्स थे, इन्होंने जो सेकंड प्रेफरेंस सेट करी होगी, जो भी इनकी सेकंड प्रेफरेंस रही हो 12% वोटर्स की, इनके वो वोट उनके उसमें जुड़ जाएंगे। मान लो 6% लोगों ने कहा था सल्लू भाई, 2% ने कहा था काजोल और 4% ने कहा था कोविंद जी। तो क्या हुआ आंकड़ा आपके सामने, इनका 36 हुआ, इनका 20 हुआ, इनका 44 हुआ, अभी भी 50% नहीं हुआ। तो फिर जो सबसे कम बची वो कौन थी, काजोल, इनको ही बाहर कर देंगे और इनके बंदों का जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा उस हिसाब से फिर आगे वोट दे दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसा दिया जाता है, वो ध्यान रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, पहली चीज, और कौन कौन वोट देता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। ये फॉर्मूलाज नहीं आते, नंबर भी नहीं पूछे जाते हैं, पर स्टिल इफ यू नो द प्रोसेस ना कैसे होता है, तो कोई भी क्वेश्चन इस पे बनेगा आप सॉल्व कर लोगे। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 भी ध्यान रखिएगा। ठीक है।